मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएम के मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अब बाकी 6 दिन में आपका 6 दिन के बाद आपका परीक्षा होने वाला है। तो इस प्रकार से मैं मॉड्यूल वाइज आप लोगों को क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो दोस्तों, और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए जो कि सीआईबी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे तरीके से निकल जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग मॉड्यूल ए के यूनिट वाइज रिवीजन करते हैं। ये फास्ट रिवीजन होगा, तब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को कवर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ आप एमसीक्यू वाला सेशन देखिए। अभी आप इस पार्टिकुलर लेसन से आप थ्योरी पार्ट को कवर कर लीजिए और मैक्सिमम फोकस कीजिए एमसीक्यू को सॉल्व करने का। एमसीक्यू से देखिए कि हाँ, कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं रहा है और उस कंसेप्ट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। किसके किसके बीच रिलेशनशिप होता है? इंड और मीन्स के बीच में। ठीक है, देखिए, इंड का मतलब हुआ डिमांड, डिजायर और विश, और स्कार्स का मतलब हुआ रिसोर्सेज। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसने क्या दिया था? वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था। उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था हमें हमारे वेल्थ को। उसके बाद हमारा वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया था मार्शल के द्वारा, और उसे कहा जाता है साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा स्कार्सिटी रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। ये 3 चीज़ को कवर करता है। पहला कवर करता है कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट, दूसरा है कि मीन टू सेटिस्फाई वांट आर लिमिटेड, और तीसरा है दोस्तों कि जो रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, जैसे सैलरी है तो उसका डिफरेंट पर्पस है। जैसे कोई एजुकेशन के लिए हो सकता है, आप उसे यूज करें, यानी तो रेंट पर्पस के लिए आप उसे यूज करें। तो देखिए, हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो ये स्कार्सिटी डेफिनेशन है। तो ये 3 डेफिनेशन याद रखिएगा, वेल्थ, वेलफेयर और स्कार्सिटी। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल या फर्म के बिहेवियर से कंसर्न रखता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर है जेएम कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर किसका? तो नेशन का एज अ होल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए जीडीपी है, जीवीए है, अनएम्प्लॉयमेंट है और प्राइस इंडेक्स है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप है हमारा मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं? वो हाउस होल्ड लेते हैं या फर्म लेते हैं। दूसरा है हमारा सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी। इसमें जो डिसीजन होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, वो सरकार लेती है। तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें जो डिसीजन है हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, वो फर्म लेती है, लेकिन वो रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर इसे यदि समराइज करें तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक चार्ट है। लेफ्ट हमारा हमने 3-4 कॉलम बनाया है। पहला कॉलम में देखिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन लिखा है, दूसरे कॉलम में मार्केट इकोनॉमी, तीसरे कॉलम में सोशलिस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों, जहाँ तक बात है प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की, तो मार्केट इकोनॉमी के केस में फर्म, ठीक है, प्रोडक्शन फर्म के हाथ में रहता है और कंजम्पशन हाउस होल्ड करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में दोनों के दोनों, प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी, ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के केस में प्रोडक्शन फर्म करता है और कंजम्पशन हाउस होल्ड करती है, लेकिन जो हमारा रेगुलेशन रहता है दोस्तों, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। चलिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यूनिट 2 पे आते हैं, जो कि सप्लाई और डिमांड है। डिमांड क्या शो करता है? हमारा डिमांड शो करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, एक पार्टिकुलर प्राइस पे आप कितना गुड्स की क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, वो हमारा डिमांड शेड्यूल के द्वारा शो किया जाता है। अब देखिए, डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है? क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी हमें प्राइस पता है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग कितना क्वांटिटी का डिमांड है, वो हमारा डिमांड शेड्यूल शो करता है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी हम और फैक्टर को कांस्टेंट रख के ऐसा कर रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? यदि प्राइस क्वांटिटी, देखिए, यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घटेगा, एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट को देखिए। हमने जो यहाँ पे एक डाउनवर्ड इंक्लाइन कर्व बनाया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि प्राइस 5000 था तो क्वांटिटी डिमांडेड था 9, प्राइस 4000 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 10, फिर प्राइस 3000 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 12। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे घट रहा है और हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर ऐसा शेप के पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहला है तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। दूसरा है दोस्तों चेंज इन इनकम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा इनकम का चेंज होना। दूसरा कारण है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि इस डिमांड कर्व के पीछे फोर्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो फोर्स है वो है एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर।
तो देखिए कंज्यूमर का जो एवरेज इनकम है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। कैसे? जब इनकम बढ़ता है दोस्तों तो कंज्यूमर का टेंडेंसी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदता है। दूसरा है हमारा साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट का यदि ज़्यादा साइज होगा तो वो डिमांड कर्व को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा। और तीसरा है हमारा प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फैक्टर। अब देखिए गुड्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूटेड गुड और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूटेड गुड का एग्जाम्पल है दोस्तों टी एंड कॉफ़ी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल है दोस्तों इंक एंड पेन। दोस्तों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ सकते हैं इसे। अब जरा हम समझते हैं शिफ्ट इन डिमांड का क्या मीनिंग है। देखिए दोस्तों, यदि क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यदि बढ़ रहा है किसी फैक्टर के कारण, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ध्यान से समझिए दोस्तों, मान लीजिए अभी हमने क्या देखा कि क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है वो प्राइस के कारण चेंज हो रहा है। लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए कि क्वांटिटी किसी और फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है प्राइस को छोड़कर, तो वैसे केस में हम लोग शिफ्ट डिमांड कर्व में यदि शिफ्ट आता है तो उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। अब वो फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? प्राइस तो होगा नहीं। प्राइस के अलावा देखिए इनकम में चेंज हो सकता है, वो फैक्टर आ सकता है, या मान लीजिए कि अदर कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंज आ जाए उसके कारण हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब जरा सा देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है। हमारा वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। हमने एक सीधा सा लकीर ड्रॉ किया है, सॉरी सीधा नहीं है, कर्व इंक्लाइंड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि डिमांड यदि बढ़ गया तो अब वो कर्व D1 पे शिफ्ट हो गया है, और डिमांड यदि घट गया है तो अब वो कर्व D2 पे शिफ्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसे ही हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये जो शिफ्ट हो रहा है प्राइस के कारण, चेंज के कारण नहीं हो रहा है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण, चेंज के कारण हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई शेड्यूल की। सप्लाई शेड्यूल बेसिकली शो करता है कि हमारा अलग अलग कमोडिटी के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितना है। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताती है, यदि बाकी चीज़ों को सेम रखा जाए तो यदि किसी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं सप्लाई पहले 1000 यूनिट है, प्राइस 9 यूनिट है, 2000 यूनिट है, प्राइस 10 यूनिट है, 3000 यूनिट है तो प्राइस 12 यूनिट है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, पॉजिटिव को रिलेशन है यहाँ पे। अब इसके पीछे क्या क्या फोर्स है सप्लाई कर्व के पीछे? पहला फोर्स है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट ऑफ इनपुट के द्वारा। दूसरा फोर्स है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी जो रिलेटेड कमोडिटी है उसका क्या प्राइस है। मान लीजिए कि किसी गुड्स का अल्टरनेटिव यूज है, तो मान लीजिए ए का डिमांड, एक प्राइस है, एक क्वांटिटी है जिसका डिमांड बढ़ गया, तो क्या हो गया, सब ए का सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो बी पे लोग फोकस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है तब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक टेबल बनाया है जिसका पहला कॉलम में प्राइस है, दूसरे कॉलम में डिमांड है, तीसरे कॉलम में सप्लाई है और चौथे कॉलम में प्राइस का ट्रेंड है। तो दोस्तों 500 जब प्राइस था तो डिमांड 9 था और सप्लाई 18 था, तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। उसके बाद जब 400 पे प्राइस आया तो प्राइस घट के 400 हो गया। प्राइस जब 400 पे आया तो डिमांड 10 था, सप्लाई 16 था, फिर प्राइस और घटेगा। जब 300 पे आ गया तो दोनों बराबर बराबर हो गया। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम ट्रेंड होता है। अब क्या हुआ, और यदि कम आता है प्राइस, मान लीजिए 300 से 200 आता है, तो डिमांड हमारा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग कम पैसा में ज़्यादा चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम रहता है, तो प्राइस क्या होगा, और बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इस प्रकार से शिफ्ट होता है कि वो इक्विलिब्रियम अपने आप अचीव कर ही लेता है दोस्तों। और इस चीज़ को ग्राफिकली हमने राइट साइड में दिखाया है दोस्तों। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे EVM के, तो वहाँ पे अब मैंने समझाया भी था कि इस ग्राफ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार कि एक डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, उसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होता है उसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ये जो शिफ्ट हम लोगों ने देखा, शिफ्ट हम लोगों ने देखा, चाहे डिमांड में शिफ्ट हो चाहे सप्लाई में शिफ्ट हो, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड। मान लीजिए डिमांड शिफ्ट हो गया और सप्लाई में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है जो यदि डिमांड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस को भी चेंज कर देगा। आप इस ग्राफ से देखिए, सप्लाई कर्व हमारा एसएस जो है वो वही का वही है, लेकिन डिमांड कर्व पहले था ये वाला और अब डी था, अब हो गया D1। तो देख सकते हैं आप साफ कि ई जो पॉइंट था इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो अब मेरा ई डैश हो गया, तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो गया। उसी तरह यदि शिफ्ट इन सप्लाई का बात करें, तो यदि मान लीजिए सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है और डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमारा
चेंज होगा। आप इस ग्राफ से देखिए, हमारा जो डिमांड कर्व है वो फिक्स है, लेकिन सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण हमारा प्राइस भी शिफ्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक है, लेकिन उसको मैंने अच्छे तरीके से उसका वीडियो बना रखा है अपने उस चैनल में, आप उसे जाके देखिए, क्योंकि उसे समराइज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने वहाँ कवर कर लिया है, उसे आप मेरे एवीएम के मॉड्यूल ए के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है और साथ ही साथ एमसीक्यू भी करवाए हैं उस पर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। मनी बेसिकली एक मीडियम होता है किस चीज़ का, तो एक्सचेंज का। किस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं हम लोग, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और उसको प्राइस जो है मनी के टर्म में लिखा जाता है। तो दूसरी पॉइंट, मनी जो है वैल्यू का मेजर है। मनी का काम होता है कि उसके थ्रू हम लोग वैल्यू को मेजर करें या वैल्यू को रिकॉर्ड करें, किसके वैल्यू को, तो गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को। तीसरा है कि मनी जो है वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एफडी रखते हैं बैंक में, तो बेसिकली ये तो वैल्यू को स्टोर करना ही हुआ ना। और लास्ट है हमारा इसी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो जो फ्यूचर रिसिप्ट है और जो फ्यूचर पेमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जरा बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई बेसिकली क्या है, ये मनी का स्टॉक है, जो मनी सर्कुलेशन में है उसका स्टॉक को हम लोग मनी सप्लाई करते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो मनी सर्कुलेशन में चल रहा है उसके स्टॉक को मनी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जरा इंडिकेटर देखते हैं मनी सप्लाई का। सबसे पहला है M0। M0 होता है करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है, प्लस डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट है, और दोस्तों बेस्ड डिपॉजिट विद आरबीआई। और दोस्तों M0 जो है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। उसका दोस्तों M1 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं। इसके अंदर M0 भी आएगा, यानी पब्लिक के साथ जो करेंसी है वो आएगा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी आएगा, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आता है दोस्तों। उसके बाद आता है M2 में क्या होता है, M1 में हम लोग पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का केवल सेविंग डिपॉजिट को जोड़ेंगे तो M2 आएगा हमारा। M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। उसमें M1 में हम लोग यदि टाइम डिपॉजिट को जोड़ते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ है, उसे हम लोग, तो हमें M3 मिल जाएगा। और M4 निकालने के लिए क्या करेंगे, M3 में से हम लोग जितने भी पोस्ट ऑफिस के साथ, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट है, चाहे वो सेविंग बैंक का हो, ठीक है, वो हो, लेकिन एनएससी को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के, तो M4 मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज होना, रेगुलर इंक्रीज होना, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में किसी सर्टेन टाइम पीरियड में, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि मनी का जो परचेजिंग पावर है उसमें गिरावटें आ जाती हैं। दूसरा इफेक्ट ये है कि रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके स्टेबिलिटी में क्या होता है, घट जाता है, उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाए। तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है जनरल प्राइस इंडेक्स के थ्रू ओवर अ टाइम पीरियड, यानी किसी टाइम पीरियड तक जनरल प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए क्या होता है इसमें कि जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड के बढ़ने के कारण, समझिए दोस्तों, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, तो उसे कहेंगे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है दोस्तों, जो गुड्स और सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है और उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो होता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाएगा, तो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं हम लोग प्राइस इंडेक्स के थ्रू। अभी हम लोगों ने बताया इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स के थ्रू। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स होता है वेटेड एवरेज। देखिए हमारे पास कुछ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके प्राइस को हम लोगों ने ले लिया और उसका हम लोगों ने वेटेड एवरेज निकाल लिया रिलेटिव टू। देखिए वेटेड एवरेज तो निकाला, लेकिन किसके रिलेटिव निकाला, उसको देखिए हर एक चीज़ का बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर में जो प्राइस था उसके रिलेटिव हम लोगों ने इसे निकाला, तो उससे हम लोग इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है। अब देखिए इसको फॉर्मूला वाइज आपके सामने शो कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्मूला देखिए क्या है, प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर इनटू 100। ये हमारा इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है दोस्तों। जिन लोगों को इस पार्टिकुलर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो मुझे नीचे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, यानी क्विक रिवीजन सेशन का। बीएफएम का भी मैंने मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एवीएम का भी मैं सामने आपके अवेलेबल कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। एक है, दो इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स हैं, एक है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के लिए जो कि जिसे कहते हैं WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है कंज्यूमर के लिए जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बात करते हैं CPI की, तो CPI जो है वो कौन रिलीज करता है, तो CSO रिलीज करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। इसका बेस ईयर 2012 में इसका बेस वैल्यू है 100, और ये जो है रूरल एरिया के लिए अलग से अलग रिलीज होता है और अर्बन एरिया के लिए अलग रिलीज होता है कंबाइंड बेसिस पे। WPI क्या होता है, WPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं दोस्तों। कभी कभी ये नाम ही पूछ लिया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, आपको WPI ना लिख के हेडलाइन इन्फ्लेशन लिख देगा, तो ये नाम पता होना चाहिए। यही तो फायदा है इस पार्टिकुलर क्विक रिवीजन सेशन का, जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो WPI क्या होता है, हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। ये कौन रिलीज करता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे रिलीज करती है WPI को, और इसका बेस ईयर
2004-2005 है। जीडीपी डिफ्लेक्टर देखिए क्या होता है, ये एक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का मेजरमेंट टेक्निक है सीपीआई के तरह। ये जो है प्राइस चेंज को मेजर करता है करंट ईयर में कंपेयर टू बेस ईयर। समझिए दोस्तों, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के प्राइस के चेंज को मेजर करता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसके अंदर नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे जो कि बेस ईयर के बकेट में नहीं थे। यही अंतर है दोस्तों। हम लोग जब सीपीआई को निकालते हैं तो नए प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, लेकिन जब जीडीपी डिफ्लेटर को निकालते हैं, ये भी बेसिकली एक तरह का प्राइस इंडेक्स ही है, लेकिन जब इसके थ्रू भी हम लोग इन्फ्लेशन को ही निकालते हैं, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को मेजर करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नया प्रोडक्ट भी लिया जाता है जो कि बेस ईयर के बकेट में था। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। दोस्तों नॉमिनल और रियल जीडीपी तो आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए। मेरे पार्टिकुलर चैनल पे जीडीपी डिफ्लेटर पे बेस्ड एक केस स्टडी भी अवेलेबल है, तो यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस केस स्टडी वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से समझाया है कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है दोस्तों। अब बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। ये बेसिकली इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन होता है, किसमें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ओवर नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ ईयर्स। ये फ्लक्चुएशन के अंदर कैसा पीरियड आ सकता है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का, स्टैग्नेशन का और डिक्लाइन का। अब देखिए दोस्तों, इसका फीचर देखते हैं बिजनेस साइकिल का। सबसे पहला फीचर ये है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉस्पेरिटी का भी होगा और कभी डिप्रेशन होगा। इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो रेकरिंग नेचर का होता है। उसके बाद दोस्तों जो अलग अलग फेजेस हैं वो रिपीट होंगे, रिपीटेटिव होते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो फ्लक्चुएशन होगा वो सभी इंडस्ट्री में होगा सेम टाइम पे। और जो अप और डाउन मूवमेंट होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो ये सब कुछ फीचर हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बिजनेस साइकिल यानी शॉर्ट में जैसे मैंने BS लिखा है, उसके 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर वेव से सबसे टॉप पे बूम है हमारा, मीडियम पे रिसेशन है, बॉटम पे डिप्रेशन है, फिर हम लोग रिकवरी पे आते हैं। बूम में देखिए क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले बूम में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है प्रोड्यूस करने की, उत्पादन जो क्षमता है वो फुल्ली यूज हो चुकी है, ठीक है, वो फुल्ली यूज हो गई हमारी उत्पादन क्षमता। दोस्तों इस कारण से क्या हुआ कि जो वेजेस हैं वो हाई हैं, जो वेज है दोस्तों वो क्या है, हाई है। और जो प्रोडक्ट है वो अपनी नॉर्मल प्राइस से भी ऊपर है, ठीक है। मतलब वेज कौन लेगा, ऑब्वियसली बात है जो लेबरर है, जो वर्कर्स है, उन्हें वेज मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कैपेसिटी को क्रिएट करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी कारण क्या होगा दोस्तों बताइए, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो उत्पादन क्षमता है, जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी। अब प्राइस हाई हो गया तो अब क्या हो गया, जिसका फिक्स्ड इनकम है, जो फिक्स्ड इनकम अर्नर है, वो क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को घटा देंगे, ठीक है, कम खपत करेंगे। और फिर डिमांड क्या होने लगेगा, स्टैग्नेट होने लगेगा या डिक्लाइन होने लगेगा। तो बूम अपने पीक पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, अब बूम के बाद आता है रेसेशन। अब क्या हो गया कि डिमांड में डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया, लोग कम से कम खरीदने लगे। अब सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा और स्टॉक क्या होता है, होते जाएगा, चीज़ों का स्टॉक पाइलअप होते जाएगा। दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट था वो स्टॉप हो जाएगा। अब क्या हो गया, वर्कर का रिट्रेंचमेंट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनकम में घटेगी, प्राइस में घटेगी और प्रॉफिट भी घटेगी। अब दोस्तों जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे, वो प्राइस को घटा देंगे, ठीक है। और जो कंज्यूमर थे वो अपने परचेज को पोस्टपोन करते जाएंगे। और कुछ फर्म ऐसा भी होंगे जो कि दिवालिया हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये सब पॉइंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। उसके बाद डिप्रेशन में आते हैं। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले लिख दिया है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल, यानी मेन और मटेरियल का अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो जाएगा। प्रोड्यूसर सेल आर प्राइसेस विच आर, हाँ, प्रोड्यूसर उस प्राइस पे बेचेंगे जो कि फुल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर रहा हो। और वर्कर रिट्रेंच रहेंगे, और जो अभी वर्क कर भी रहे हैं उसको भी कम पैसा दिया जाएगा। अब मैक्सिमम फर्म, मेनी फर्म, जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म जो है वो लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण अकाउंट NPA हो जाएगा। और दोस्तों प्राइसिंग का जो है डिक्लाइन होगा। लास्ट है रिकवरी। अब जो आइडल वर्कर थे, जो वर्कर ऐसे बैठे हुए थे, वो जो है कम पैसे पे वर्क करना शुरू कर देंगे। और कंज्यूमर जिन्होंने पोस्टपोन किया था अपने परचेज को, वो धीरे धीरे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। डिमांड बढ़ेगा, गुड्स सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा। और दोस्तों जिसके कारण इनकम क्या हो गया, बढ़ेगा। और इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो पिकअप पे पहुंचेगी, बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, डिमांड बढ़ेगा। इसके कारण क्या हो गया, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और इनकम होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई किस चीज़ को रेगुलेट करती है, सप्लाई ऑफ मनी को, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को और कॉस्ट ऑफ मनी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट्स क्या होता है। सबसे पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी का। तो दोस्तों इट इज़ यूज्ड इन लाइन ऑफ लो इकोनॉमिक
ग्रोथ रेट। समझिए बात को, जब रेसेशन का केस था, अभी हम लोगों ने रेसेशन डिस्कस किया था ना, तो रेसेशन में बताइए ग्रोथ रेट तो सबसे कम, सबसे मिनिमम लेवल पे होता है, सबसे निचला स्तर पे होता है। तो जब जब हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो, तब उस केस में हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करते हैं। करते क्या है आप ये समझिए, जो मनी का कॉस्ट है वो घट जाता है, ठीक है। ऐसे कारण क्या हो गया, मनी का डिमांड बढ़ जाता है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम एक्सपेंड कर देना, ठीक है। अब दूसरा उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इस पॉलिसी को कब यूज करेंगे, जब हमारा इन्फ्लेशन पीक पे हो, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पीक पे हो, ठीक है दोस्तों, तब हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, जब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब महंगाई पीक पे रहेगा तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो मनी का डिमांड है उसे घटाना है, ठीक है। देखिए महंगाई कब होता है, जब मनी का डिमांड ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे ताकि हम लोग डिमांड ऑफ मनी को घटा सकें। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्या क्या है, पहला है बैंक रेट। तो बैंक रेट बेसिकली रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जो कि आरबीआई यूज करती है, वो कमर्शियल बैंक को देती है पैसा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आरबीआई यूज करती है। रिसेंट ईयर में बैंक रेट का रिलेवेंस लॉस्ट हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग सीआरआर की बात करते हैं। दोस्तों सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। मेरे इस पर्टिकुलर चैनल में बीएफएम का सीआरआर पे बेस्ड एक केस स्टडी भी अवेलेबल है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है बार बार कि सीआरआर को घटाने से और बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं समझाता हूँ। ये डाउनवर्ड एरो आपको दिख रहा होगा, ये डाउनवर्ड एरो है डिक्रीज इन सीआरआर। तो यदि सीआरआर घटेगा तो बैंकिंग के साथ जो मनी है वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सीआरआर वो पोर्शन होता है बैंक का जो कि बैंक को रखना पड़ता है फिक्स के रूप में, ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकती है वो। तो सीआरआर यदि आरबीआई घटा देती है तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए सीआरआर बढ़ा देती है तो क्या होगा, तो जो लैंडिंग कैपेसिटी है बैंक का वो घट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बताइए, अभी हम लोगों ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी देखा था, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में बताइए सीआरआर का रेट को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, याद है रेसेशन होता है। रेसेशन में क्या चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा आप चाहते हैं ना कि लोगों में जाए। मंदी का दौर है, तो मंदी का दौर को आप दूर हटाने चले जाने के लिए क्या चाहिएगा आप, कि मार्केट में खूब पैसा जाए। तो मार्केट में खूब पैसा कब जाएगा, जब सीआरआर घटेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी में कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बताओ एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सीआरआर को बढ़ाना सही है या घटाना सही है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो है सीआरआर को रेट को घटाया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है उसमें सीआरआर का रेट को बढ़ाया जाएगा। समझ रहे बात को, दोनों में अंतर समझिए। अब बात करते हैं हम लोग एसएलआर की। एसएलआर होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई फिक्स करती है इसे। ये सेक्शन 24 हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है। इसका मैक्सिमम वैल्यू एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दोस्तों इस पर भी केस स्टडी अवेलेबल है हमारे चैनल में। एनडीटीएल कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की है। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 40%। एसएलआर किस किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, और अदर बैंक के बैलेंस के साथ हो सकता है, जो हमारा सीआरआर का एक्सेस बैलेंस है वो हो सकता है, या गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकता है दोस्तों। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक और नाम है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं गिल्ड एज सिक्योरिटीज़। चलिए अब हम लोग देखते हैं एसएलआर के चेंज होने पे क्या होगा। आप खुद बताइए दोस्तों, एसएलआर मान लीजिए घट जाएगा तो क्या हो गया, बैंक को ज़्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए, डिप्लॉयमेंट मोर इन लोन, और सिक्योरिटी में कम वो इन्वेस्ट करेगी। समझ रहे हैं बात को। और एसएलआर यदि बढ़ जाएगा तो बैंक को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के फॉर्म में, और लोन के फॉर्म में कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये इफेक्ट होता है एसएलआर को घटाने का और बढ़ाने का। अब दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉनेटरी टूल की, तो हम लोगों ने देखा बैंक रेट, सीआरआर देखा, एसएलआर देखा। चौथा जो मॉनेटरी टूल है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है समझिए। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल होगा या परचेज होगा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू। दो तरह के होते हैं, एक हमारा रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। दोस्तों मेरे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के जो लेसन है उसमें जाके देखिए, मैंने कुछ एमसीक्यू भी करवाए हैं और वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेशन। अब हम लोग आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, ये सरकार की एक नीति है, एक्सपेंडिचर एंड टैक्स इन रिलेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं दोस्तों, उसके संबंध में जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट का जो टैक्स सिस्टम है उसके जो नीति होती है उसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी बजट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। बजट आप जानते ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये फिस्कल पॉलिसी बजट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। अब टूल कौन कौन सा है, तो देखिए टूल को मैं बताता हूँ। टैक्सेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो कि इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। पहला क्या चीज़ इफेक्ट करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए टैक्स बढ़ेगा
तो क्या होगा बताइए, जो डिस्पोजल इनकम है वो घटेगा, जिसके कारण डिमांड भी घटेगा। और यदि टैक्स घटेगा तो जो इनकम है वो बढ़ेगा, इनकम वाला पार्ट बढ़ेगा, टैक्स घटेगा तो जिसके कारण डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टैक्स जो है हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है, आप समझ सकते हैं। अब एक और एक्ट है जिसका नाम है FRBM यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो सरकार ने ये एक्ट लाया था, ये पार्लियामेंट की तरफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देती है इस एक्ट के तहत। पहला कौन सा स्टेटमेंट है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दोस्तों डिटेल में यदि